तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स 22 मार्च का। तो पहली न्यूज है कि केंद्र सरकार ने सहायता प्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी विनियमन अधिनियम 2021 के कथित उल्लंघन पर पंजाब सरकार से रिपोर्ट मांगी है। तो जननीय प्रौद्योगिकी अधिनियम जो था उसमें पंजाब सरकार ने कुछ उल्लंघन किया था, तो उसके ऊपर क्या बोलते हैं, इसमें क्या बोलते हैं, रिपोर्ट मांगी गई है। तो इस अधिनियम क्या कहता है, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है। सहायता प्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी मतलब कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी क्लिनिकों और एआरटी बैंकों को विनियमित करने के लिए बनाया गया था। साथ ही ये उन प्रौद्योगिकी को पर्यवेक्षण करने, प्रौद्योगिकी सेवाओं के दुरुपयोग को रोकने, सुरक्षा और नैतिक व्यवसाय अपनाने आदि पर भी लक्षित है। इस अधिनियम के अनुसार क्या है, एआरटी, ठीक है, में वो सभी तकनीकें शामिल हैं जिसमें गर्भावस्था को प्राप्त करने के प्रयास में शुक्राणु यह डिंबाणु जन कोशिका, जिसको ओकाइट, अपरिपक्व अंड कोशिका को मानव शरीर के बाहर प्रबंधित किया जाता है, फिर किसी महिला में प्रजनन प्रणाली में गैमेट या भ्रूण को प्रत्यारोपित किया जाता है। ठीक है, तो उस जब वो टेक्नोलॉजी की जाती है तो उसको हम बोलते हैं एआरटी, यानी कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। ठीक है, इन विट्रो इसमें कुछ होती है, जैसे कि आईवीएफ का नाम आप लोगों ने सुन रखा होगा, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसमें जो महिला का अंडाणु और पुरुष का शुक्राणु होता है, ठीक है, एग्स और जो स्पर्म्स होते हैं उनको प्रयोगशाला में निषेचित किया जाता है और बाद में जो भ्रूण होता है जिसको हम एम्ब्रियो बोलते हैं, ठीक है, तो वो एम्ब्रियो को महिला के गर्भाशय में हम ट्रांसप्लांट कर देते हैं। गैमेट्स के बारे में, गैमेट्स दान होता है एक माता पिता बनने की इच्छा रखने वाले दंपति को बच्चा पैदा करने में किसी और के अंडाणु, शुक्राणु या भ्रूण का उपयोग किया जाता है। मतलब कि किसी के गैमेट्स में अगर कुछ इश्यूज हैं तो वो कोशिश कर सकता है किसी और के गैमेट्स लेकर के। ठीक है, गर्भावधि सरोगेसी क्या होती है, माता पिता बनने की इच्छा रखने वाले संपत्ति या दान करने वाले अंडाणुओं का उपयोग किया जाता है। आईवीएफ तकनीक के माध्यम से भ्रूण तैयार किया जाता है और भ्रूण को सेरोगेट माता के गर्भाशय में, तो इसमें मदर और हो जाती है, तो सेरोगेट मदर। देखो आईवीएफ में सेम मदर होती है, मतलब जिसके अंडाणु है उनको सिर्फ बाहर फर्टिलाइज किया जाएगा, युग्मक में डोनर होते हैं, और जो गर्भावधि सेरोगेसी है इसमें क्या बोलते हैं, सेरोगेट मदर होती है। अब हमें यह अधिनियम के प्रावधान क्या कहते हैं कि स्थापित शासी निकाय राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर सहायता प्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी और सेरोगेसी बोर्ड के गठन का प्रावधान किया गया है। तो इसमें एक तो बोर्ड के गठन का प्रावधान किया गया है। दूसरी बात है कि नेशनल रजिस्ट्री ऑफ बैंक्स एंड क्लिनिक्स ऑफ इंडिया के तहत एआरटी क्लिनिक और बैंक के पंजीकरण को अनिवार्य किया गया है। ठीक है, 21 वर्ष से 50 वर्ष की महिलाएं इसमें शामिल हैं। पुरुषों के लिए आयु सीमा 55 वर्ष है। दानकर्ता के लिए 23 से 55 वर्ष की महिलाएं और पुरुष के लिए 21 से 55 वर्ष। तो देखो अगर कोई को लाभार्थी बनना है तो उसको उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 21 से 25 साल के बीच में, कौन, फीमेल में, और अगर मेल है तो मेल में उसकी एज होनी चाहिए 55 साल। लेकिन अगर कोई को डोनर करना है तो डोनर में एज क्या होनी चाहिए, 23 से 35 साल, और पुरुष के लिए है 21 से 55 साल। तो ये हमें इंपॉर्टेंटली याद रखना है, क्या पता कब यूपीएससी स्टेटमेंट बना करके पूछेगी और हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो होप सो दैट विल बी क्लियर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, लैंसेट के ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज अध्ययन के अनुसार 1950 के बाद कुल प्रजनन दर में वैश्विक स्तर पर गिरावट दर्ज की गई है। तो जो टोटल फर्टिलिटी रेट है उसमें गिरावट दर्ज की गई है। तो पहले तो ये याद रखना, ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज कौन निकालता है, तो लैंसेट की एक रिपोर्ट होती है। ठीक है, अब भाई साहब ये रिपोर्ट क्या बोलती है, तो इसने बोला है कि जो टोटल फर्टिलिटी रेट 1950 में 4.84 थी, अब वो ओनली कितनी रह गई है, 2.33। 50% से भी ज़्यादा की गिरावट आई है। ठीक है, वैश्विक टीप, और ये 2050 तक 1.83 और 2100 में 1.59 हो जाएगी। तो अगर आप इसको ऐसे समझो, 1950 में कितनी थी, 1950 में थी 4.84। ठीक है, फिर अभी क्या बोलते हैं 2021 में कितनी हो गई, तो 2021 में हो गई आपके 2.23। ठीक है, तो और अभी 2050 तक कितनी होने का अनुमान है, तो ये अनुमान है 1.83, और 2100 तक कितनी होने का अनुमान है, तो 2100 तक होने का अनुमान है 1.79 था ना शायद, 1.59 सॉरी 1.59। तो डिक्रीज कर रही है ये। तो अगर कोई पूछे कि ये डिक्रीज की है स्टेटमेंट बना के, तो हाँ भाई डिक्रीज करिए।
1950 से 21 देशों के बीच 47 देशों में प्रजनन दर प्रतिस्थापन दर से नीचे थी। ठीक है। और अब भारत के ऊपर बात कर लें तो भारत में 1950 में 6.8 थी, जो 2021 में मात्र 1 पॉइंट में रह गई है। और 2100 तक तो ये क्या बोलते हैं 1.29 और 1.04 होने का ही अनुमान है। तो वेरी गुड। ठीक है। बाकी प्रतिस्थापन दर के बारे में हम देख लेते हैं। तो प्रतिस्थापन दर क्या होती है? जनसंख्या की पूरी एक पीढ़ी के प्रतिस्थापन के लिए आवश्यक न्यूनतम दर। इसमें प्रवासन को शामिल नहीं किया जा सकता। तो प्रतिस्थापन क्या है? आवश्यक न्यूनतम दर जिसमें पूरी की पूरी पीढ़ी प्रस्तापित होती है। न्यूनतम 2.1 की कुल प्रजनन दर को प्रतिस्थापन स्तर माना जाता है। कुल प्रजनन दर क्या होती है? महिला के प्रजनन काल की पूरी अवधि के दौरान उसके जन्म लेने वाले बच्चों की औसत संख्या। भाई टोटल कितने बच्चे पैदा हुए हैं। ठीक है। दो कारण कौन से हैं? एक तो जो आधुनिक गर्भ निरोधक आए हैं उनका यूज, और फीमेल लिटरेसी में बढ़ोतरी। प्रजनन दर में गिरावट के प्रभाव क्या है? तो आयु संरचना में बदलाव आएगा, बढ़ती बुजुर्ग आबादी के साथ साथ कामकाजी और श्रम बल में गिरावट आएगी, जैसा आपने चाइना का एग्जाम्पल देखा होगा। स्वास्थ्य देखभाल और सामाजिक व्यवस्थाओं पर बोझ बढ़ेगा। वैश्विक खाद्य प्रणाली, पर्यावरण और अन्य सीमित संसाधनों को कमी करेगी। ये अच्छा पॉइंट है। निम्न TFR परिवार में महिलाओं की निर्णय लेने की शक्ति में वृद्धि होती है। मान लो कहीं पर एक ही बच्चा पैदा हो रहा है, अब या तो फीमेल होगी या मेल होगी, और अगर फीमेल होती है तो फीमेल्स की संख्या बढ़ेगी। अब एक ही बेटा या बेटी रहेगी तो फिर उसको निर्णय में ज़्यादा भागीदारी मिलेगी। जनरली ये देखा जाता है। ठीक है। नीतिगत सुझाव के बारे में बात करें तो जन्म दर बढ़ाने वाली प्रोनेटल नीतियां लागू करनी चाहिए। बच्चों के जन्म पर नगद, तो मतलब सीधी सी बात है, उनको आधुनिक गर्भ निरोधक पहुंच और महिला शिक्षा में तीव्र वृद्धि को बढ़ावा देना चाहिए। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों और स्वास्थ्य देखभाल संरचना में निवेश किया जाना चाहिए। तो ये दो न्यूज़ थी, नॉट सो इम्पोर्टेंट बट फिर भी ध्यान रख लेना। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफॉर्म के सरोगेट विज्ञापनों पर एडवाइजरी जारी करी। तो टीम बनाएगा कौन? टीम बनाएगा जॉन। ठीक है। तो सोशल मीडिया पर जो इन्फ्लुएंसर होते हैं, सरोगेट विज्ञापनों सहित किसी भी रूप से ऑफशोर ऑनलाइन बेटिंग और गेमिंग प्लेटफॉर्म्स को बढ़ावा देने से बचना चाहिए। सरोगेट विज्ञापन क्या होता है? तो एक ऐसे उत्पाद को विज्ञापन करने की रणनीति है जिसका प्रत्यक्ष रूप से विज्ञापन नहीं किया जा सकता। इसका कारण ये है कि ऐसे उत्पादों के विज्ञापन कानून द्वारा प्रतिबद्ध या क्या बोलते हैं निषिद्ध होते हैं। जैसे किंगफिशर बियर की जगह किंगफिशर ब्रांड का सोडा बेचने का विज्ञापन करना कि भाई हमको बेचनी तो बियर है, लेकिन नहीं बियर बेचना तो बियर का एडवर्टाइजमेंट तो कर नहीं सकते, दारू है, तो अब किसका करेंगे? सोडे का। क्योंकि हम जैसे जुबा केसरी विमल है, तो विमल तो क्या एक तरीके से टोबैको है, उसका तो कर नहीं सकते, तो वो क्या बोलते हैं उसमें? दाने दाने में केसर का दम। सरक। चलो, तो ऑनलाइन विज्ञापन मध्यवर्तियों को सलाह दी गई है कि वो भारतीय लोगों को शिक्षित करने वाले बेटिंग और गैम्बलिंग कंटेंट न दिखाएं। एडवाइजरी का अनुपालन न करने पर जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 है उसके तहत कार्रवाई की जा सकती है। तो अगर हम बात करें सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 में कुछ प्रावधान किए गए हैं। बच्चों को लक्षित करने वाले स्पष्ट डिस्क्लेमर्स और विज्ञापनों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। धारा 79 के तहत मध्यवर्तियों को छूट दी गई है। अनिवार्य रूप से गैरकानूनी कंटेंट हटाना होगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने मध्यवर्तियों को अवैध विज्ञापन हटाने का आदेश दिया है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत विज्ञापनों में अवैध गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले हितधारकों के खिलाफ कार्रवाई करने का भी उपबंध किया गया है। मुख्य चिंताएं क्या है? तो वही है, व्यवहार, सामाजिक अलगाव, साइबर क्राइम्स, विनियमन में स्पष्टता है, मनी लॉन्ड्रिंग जैसी चीज़ें हैं। सख्त निगरानी की जानी चाहिए। सोशल मीडिया के साथ सेलिब्रिटी को जागरूक करना चाहिए। जिम्मेदार ऑनलाइन व्यवहार साझा करना चाहिए। नॉट सो मच इम्पोर्टेंट। बेटिंग और गैम्बलिंग के लिए हमारे कानूनी प्रावधान क्या है? तो संविधान की 7वीं सूची में ये ध्यान रखना भाई, ये जो बेटिंग गैम्बलिंग है ये कौन सी सूची का पार्ट है? राज्य सूची का पार्ट है। पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867, लॉटरी विनियमन अधिनियम 1998, फेमा 1999 गैम्बलिंग व इससे अर्जित आय को नियंत्रित करने वाले कानून है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने ऑनलाइन मनी गेमिंग, कैसीनो, गुड्स अवार्ड पर GST लगाया है और काफ़ी बड़ा अमाउंट में GST लगाया है। ILO ने प्रॉफिट्स एंड पॉवर्टी द इकोनॉमिक्स ऑफ फोर्स्ड लेबर, जहाँ लेबर आ गई वहाँ क्या बोलते हैं? ILO भी आ ही जाएगा। तो प्रॉफिट्स एंड प्रॉपर्टी रिपोर्ट किसने निकाली है? द ILO ने। तो ILO फोर्स्ड लेबर कन्वेंशन 1930 में
तो आईएलओ के फोर्स्ड लेबर कन्वेंशन 1930 में जबरन श्रम या फोर्स्ड लेबर को परिभाषित किया गया है, किसी व्यक्ति से दंड के रूप में इस तरह की सभी सेवाएं कराना जिस कार्य करने के लिए वो व्यक्ति स्वेच्छा से तैयार नहीं हुआ है। जैसे मान लो किसी का कोई मनी नहीं है काम करने का और उससे फोर्सली वो काम करवाया जाए कि नहीं तू तो ये काम करेगा ही करेगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, फोर्स्ड लेबर। 2021 में क्या बोलते हैं, 27.6 मिलियन लोग, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, समझ में आ रहा है। 214 के बाद से जबरन मजदूरी में होने वाले अवैध लाभ से कुल राशि में वृद्धि कितनी हुई है, 37%। ईंट भट्टा उद्योग, कालीन बुनाई उद्योग, सबसे ज़्यादा बंधुआ मजदूर नियोजित हैं। कौन सी हैं, तो फोर्स्ड लेबर कन्वेंशन 2014 का जो आईएलओ का प्रोटोकॉल है उसके तहत भारत की पहले क्या है, हमारा तो अनुच्छेद ही कहता है 23 कि भैया क्या बोलते हैं, जो मानव तस्करी है ये बिल्कुल गलत है और ये नहीं होनी चाहिए। अनुच्छेद 24 कारखानों में बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध, बंधुआ मजदूरी वाला हमने अधिनियम भी लागू कर रखा है। जबरन इसके लिए जिम्मेदारी क्या है, तो आपूर्ति पक्ष में सप्लाई में उनकी गरीबी, उनकी लैंगिक आधार पर रोजगार की सुरक्षा नहीं होना, आउटसोर्सिंग वजह से श्रम मानकों का पालन करने की जिम्मेदारी अलग अलग संगठनों में बंट जाती है, निरीक्षण और जवाबदेही तय करना बहुत कठिन हो जाता है, कॉर्पोरेट प्रभुत्व हो गया, तो ये सारी चीज़ें इसमें होती है। चलिए, हाँ ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट न्यूज है कि इसरो ने पुष्णक नामक रीयूजेबल लैंडिंग व्हीकल को लैंडिंग परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया। तो जो इसरो ने पुष्णक नामक रीयूजेबल लैंडिंग व्हीकल RLV LEX-02 का इसरो द्वारा RLV रीलॉन्चिंग व्हीकल, ठीक है, डिमोन्स्ट्रेशन टेक्नोलॉजी डिमोन्स्ट्रेशन के तहत इसका यूज किया गया है। ठीक है, RLV LEX-02 की बात करें तो इस परीक्षण के अंतरिक्ष से वापस पृथ्वी पर लौटने वाले प्रक्षेपण यान की उच्च गति ऑटोनोमस लैंडिंग के लिए स्वदेशी रूप से विकसित प्रौद्योगिकी की पुनर्पुष्टि की गई है। RLV LEX-01 में प्रयोग किए जा चुके विंग बॉडी और ऑल फ्लाइट सिस्टम का पुनः उपयोग किया है। 2023 में RLV LEX-01 मिशन का सफलतापूर्वक किया गया था। RLV-TD की बात करें तो ये कार्यक्रम का उद्देश्य पूरी तरह से दोबारा होने वाले प्रक्षेपण यान के लिए आवश्यक तकनीकों का विकास करना है। ये कम लागत पर अंतरिक्ष उपग्रहों में संभव बनाएगा। RLV वास्तव में लो लिफ्ट टू ड्रैग अनुपात वाला एक अंतरिक्ष विमान है। पेलोड को निम्न भू कक्षाओं में वापस स्थापित करके वापस लौट आता है, तो ये वापस आ जाता है, सीधी सी बात है, रीलॉन्चेबल व्हीकल नाम से स्पष्ट हो रहा है उसके में। भारत को दोबारा होने वाले 2 चरणीय प्रक्षेपण यान के पहले चरण के रूप में विकसित किया जाएगा। नासा लंबे समय से RLV का यूज कर रहा है और इससे क्या होगा, वह नहीं होगा, विश्वसनीय होगा, मांग पर उपलब्ध, पैसा कम लगेगा। ठीक है, लेकिन वही है कि कुछ मिश्र धातुओं का यूज किया जाता है, क्राफ्टिंग की जटिल है, कुशल कार्यबल की आवश्यकता होती है, ऐसी सारी बातें। चौथी ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटरिंग पॉलिसी जारी की गई है, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है भाई। तो जो चौथी ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटरी रिपोर्ट है, ठीक है, तो ये किसने करी है, UNITAR के सस्टेनेबल साइकिल्स प्रोग्राम, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार और फेडरेशन कॉमग्रेन के साथ साझेदारी में तैयार की गई है। तो जो UNITAR है, मतलब संयुक्त राष्ट्र प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, उज्ज्वल भविष्य को आकार देने के लिए वैश्विक निर्णय प्रक्रिया को बेहतर करने और देश स्तरीय कार्यवाही का समर्थन करना है, व्यक्तियों, संगठनों, स्थानों को नवीन लर्निंग समाधान करना। रिकॉर्ड ई अपशिष्ट उत्पादन 2022 में 62 मिलियन टन ई अपशिष्ट उत्पन्न हुआ। 2010 की तुलना में कितना अधिक है, 10% से ज़्यादा है, और 2030 तक 32% बढ़कर 82 मिलियन होने की संभावना है। तो 2010 में कितना था, ओनली, मतलब 2010 में से 82% ज़्यादा हुआ है, तो देख ही सकते हो आप लोग। रेयर अर्थ एलिमेंट्स की मांग का केवल 1% अपशिष्ट पुनर्चक्रण से हो पाया है, जितना, तो कहने का मतलब है कि जितना अपशिष्ट हम मतलब कि रिसाइकल कर पा रहे हैं उससे 5 गुना ज़्यादा क्या बोलते हैं ये निकल रहा है। भारत की स्थिति क्या है, विश्व के उन देशों में से है कि जहाँ सर्वाधिक ई अपशिष्ट उत्पन्न होता है। 31 याद रखना भाई, 41 से 30 मिलियन किलोग्राम अपशिष्ट उत्पन्न हुआ है। ये अपशिष्ट वे सभी तरह के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण एवं उनके उससे होते हैं जिनके उपयोगकर्ता फिर से उपयोग नहीं करते और अपशिष्ट के रूप में उन्हें फेंक देते हैं, जैसे पुराने और अनुपयोगी हो चुके मोबाइल, टीवी। ये अपशिष्ट में विषाक्त पदार्थ होते हैं जिसमें सीसा, पारा, जहरीले तत्वों का वातावरण में प्रवेश हो सकता है। नवजात शिशुओं में विकार, फेफड़ों, श्वसन प्रणाली में समस्या का कारण बन सकते हैं। रिपेयरिंग के सीमित विकल्प, उत्पाद की छोटी उपभोग अवधि, अपर्याप्त ई अपशिष्ट प्रबंधन अवसंरचना, ऐसी चीज़ें इसमें होती है। तो पर्यावरण, वन और जलवायु, ये ध्यान रखना भाई, किसने अधिसूचित किए हैं, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। ई अपशिष्ट नियम 2016 की जगह जारी किया गया है। ठीक है, कौन प्रबंधन कौन करता है इनका, तो जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है वो इनका करता है।
EPR अवधारणा क्या बोलते हैं, इसी के तहत 2011 में प्रस्तुत की गई थी। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत अधिसूचित किए गए हैं। चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं छोटी छोटी न्यूज की। तो इसमें है पहली न्यूज है, क्या लिखा है ये, ANAGRANINF परियोजना। इसका मतलब है डेवलपमेंट ऑफ ए नोवल क्लास ऑफ एंटीबायोटिक्स अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल इन्फेक्शंस भाई रहे ठीक है। तो ये है, ये भारतीय और स्पेनिश कंपनियों के बीच एक, तो याद रखना भारत और स्पेन के बीच में नवीन सीसा यौगिक, ठीक है, जो सीसा होता है ना, एंटीबायोटिक के रूप में विकसित करना, ग्राम नेगेटिव रोगजनों से निपटना, यौगिकों की एक ऐसी श्रृंखला उत्पादन करना जो बढ़ी हुई प्रभावकारिता बल्कि AMR संक्रमण से निपटने के लिए WHO द्वारा कठोर मानक भी होंगे। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं, कई दवाओं के प्रतिरोधी होते हैं जो अधिकांश उपलब्ध एंटीबायोटिक दवाओं के प्रतिरोधी होते जा रहे हैं। यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस मॉडल, तो भारत ने संयुक्त राष्ट्र में UFC मॉडल की आलोचना की। क्या है भाई ये मॉडल, ये मॉडल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों का विरोध करता है। तो UFC मॉडल के यूनाइटेड फॉर कंसेंसस 1990 के दशक में बनाया गया कॉफी क्लब के नाम से भी जाना जाता है। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य सीटों का विस्तार करके सभी क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व देने के लिए समर्थन जुटाना है। स्थायी परिषद में स्थायी सदस्य का और वीटो शक्ति को सीमित करने का समर्थन करना। 12 सदस्य देश हैं, 2 पर्यवेक्षक शामिल हैं। P5 इटली तुर्की, इसमें P5 देश इटली तुर्की पाकिस्तान आदि शामिल है, वही हो सकते हैं इसमें। तो चलिए यूनिवर्सल एक्सचेंज, तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भाषा नेट पोर्टल लॉन्च किया है। तो भाषा नेट किसने किया है, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। यह पोर्टल यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस की अवधारणा पर आधारित है। इस सेंटर फॉर डेवलपमेंट CDEC ने क्या बोलते हैं, जो नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया है उसके सहयोग से इसको विकसित किया था। यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस के बारे में बात करें तो इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि अंतर्राष्ट्रीयकृत डोमेन नेम सहित सभी डोमेन नेम्स और ईमेल एड्रेस के साथ समान व्यवहार किया जाए। इंटरनेट पर चलने वाले सभी एप्लीकेशंस, डिवाइसेज और सिस्टम द्वारा इनको किया जा सकता है। भाषा नेट पोर्टल का उद्देश्य डाटा इन को सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत बनाना है। ठीक है, चलिए अग्नाशय की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिकों ने अग्नाशय की कार्यप्रणाली की नकल करने वाली रेश में आधारित एक नई हाइड्रोजन प्रणाली विकसित की। ये प्रणाली जो है डायबिटीज के उपचार हेतु शरीर में बेहतर तरीके से इंसुलिन डिलीवर कर सकती है। अग्नाशय आमाशय के ठीक पीछे ऊपरी बाएं उदर में स्थित है। अग्नाशय के कार्य एक्सोक्राइन कार्य, आमाशय में 22 स्रावी ग्रंथियां होती है जो एंजाइम का उत्पादन करती है। छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का विखंडन करने में मदद करता है। एंडोक्राइन क्या होती है, इंसुलिन और ग्लूकागोन सहित हार्मोन्स का यूज उत्पादन करती है। अग्नाशय को प्रभावित करने वाली में पैक्रियाटिस, डायबिटीज, अग्नाशय कैंसर ऐसी चीजें हो जाती है। ऑपरेशन इंद्रावती भारत ने करी है, पहली बात तो ध्यान रखना। किस क्यों करी है भाई, भारत हैती से अपने नागरिकों को निकालकर डोमिनिकन रिपब्लिक पहुंचा रहा है। 12 भारतीय लोगों को सुरक्षित निकाला गया। हैती में भी आपातकाल लागू है और आपातकाल की घोषणा में कुछ सशस्त्र समूह पोर्ट आ प्रिंस में देश की सबसे बड़ी जेल पर हमला करने के बाद की गई है। तो ऑपरेशन इंद्रावती कहां पर चलाया गया है, हैती में। IMT ट्राइलेट, तो भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया के बीच में एक समुद्री सैन्य अभ्यास है। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संगठन में भारत को अपने डिजिटल इनोवेशन बोर्ड के सदस्य के रूप में चुना गया है। ठीक है, यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। ठीक है, और ICT के ऊपर काम करती है। भारत सहित इसमें 193 देश तथा 900 से अधिक कंपनियां, विश्वविद्यालय, अंतर्राष्ट्रीय संगठन शामिल हैं। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय टेलीग्राफिक नेटवर्क के लिए 1865 में स्थापित किया गया था, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। राइट वेल की बात करें तो एक मछली पकड़ने के उपकरणों में फंसने के बाद मादा राइट वेल कभी प्रजनन नहीं कर पाती, समझ रहे हो। अगर उसको उसमें फंस जाती है तो फिर वो कभी भी नहीं कर पाती। राइट वेल के बारे में बात करें, शिकार करना आसान होता है इसलिए इन्हें राइट वेल नाम दिया जाता है। किनारे के करीब विचरण करती रहती है, धीरे धीरे तैरती है, जब मर जाती है तो जल की सतह पर बहती रहती है। सदर्न राइट वेल IUCN रेड लिस्ट में लिस्ट कंसर्न है। ठीक है, अब इसमें भी 3 डिवीजन है इसके। ठीक है, जो साउथ वाली है वो लिस्ट कंसर्न है, जो नॉर्थ वाली है वो क्रिटिकल इंडेंजर्ड है, और जो नॉर्थ पैसिफिक वाली है वो इंडेंजर्ड है। जो प्लैंकटन पर निर्भर होती है। ठीक है, बाकी भाई उन चीज़ों से खतरा है इसे। हाँ भाई, एक देश है पपुआ न्यू गिनी,
ठीक है। इधर ये इंडोनेशिया के आइलैंड्स है और यहाँ पर आपको ये जो दिख रहा है ये वाला आइलैंड ये पपुआ न्यू गिनी है। ठीक है, यहाँ पर इसकी कैपिटल देख लो, पोर्ट मोरेस्बे। सोलोमन आइलैंड इसके नीचे है। ठीक है, यहाँ पर माइक्रोनेशिया, पलाऊ, फिलीपींस यहाँ पर देख लोगे आप। ठीक है, नीचे कौन है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अगर कोई लास्ट तक रुका है तो मुझे इस वाली का नाम बताना कि यहाँ पर कौन सी ये है, इसको कौन सी खाड़ी बोलते हैं अपन। ठीक है, और यहाँ पर कौन सी स्ट्रेट है, इधर कौन सा सी है। ठीक है, तो ये आप लोग मुझे बताना। बाकी अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर अभी संघर्ष विराम चल रहा है योपो अलायंस और पालियनो अलायंस के बीच में, और वही है दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित द्वीप है। न्यू गिनी पूर्वी हिस्से को शामिल करता है। बिस्मार्क द्वीप समूह, बोनेविगल, बुका, अन्य छोटे बहुत सारे द्वीप हैं। भूमध्य रेखा के ठीक दक्षिण से टोरस जलडमरू तक मध्य तक फैला हुआ है। कोरल सी, नाम तो पता चल गया होगा वैसे आप सी को। दक्षिण प्रशांत महासागर। ठीक है, बाकी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, सोलोमन द्वीप से लगता है, तो दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट, बट लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। चलिए, इसी के साथ में ख़त्म होता है। धन्यवाद।